हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का VSM क्लासेस में। और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 8th मोशन। तो आज हम चैप्टर 8th की कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे और ये हमारा एक्टिविटी डिस्कशन का सेकंड पार्ट रहेगा। एक पार्ट में हम पहले कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस कर चुके हैं, वो थी सिंपल अबाउट मोशन की एक्टिविटीज़। आज हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्टिविटीज़ जो आपकी बुक में दे रखी हैं वो डिस्कस करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हम आपकी बुक्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, फिर उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आपकी बुक में स्पीड विद डायरेक्शन में एक एक्टिविटी दे रखी है। क्या एक्टिविटी दे रखी है कि मेज़र द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल। कि हमें टाइम मेज़र करना है। आप अपने घर से, मान लो ये आपका घर है, आप अपने घर से या तो कंसीडर कर लो बस स्टॉप पे जा रहे हो या स्कूल, किसी एक के लिए हमें बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका स्कूल है, आप घर से स्कूल में जा रहे हो, तो आपको टाइम मेज़र करना है। और क्या कंडीशन दे रखी है, इफ़ यू कंसिडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वॉकिंग स्पीड दे रखी है क्या, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आप चल रहे हो। तो एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। हमें क्या है, देखिए अब इसमें क्या करना है हमें। आप अपने स्कूल से घर से स्कूल या फिर स्कूल से घर मान लो जाते हो, आपको स्पीड दे रखी है। स्पीड दे रखी है यानी कि आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रेशियो आपको दे रखा है। हमें टाइम बताना है, तो टाइम बताने के लिए आपको पहली बात आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। टाइम, क्योंकि स्पीड तो ये वैल्यू तो हमें दे रखी है। अब दो अननोन क्वांटिटी हम एक ही इक्वेशन से तो नहीं बता सकते, तो इसमें तो दो हमें डिस्टेंस भी नहीं पता और टाइम भी नहीं पता। हमें मेज़र क्या करना है, टाइम। तो डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, आप हर रोज़ अपने स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, तो आपको पता है कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूरी पे है। हो सकता है किसी के घर से स्कूल हो 2 किलोमीटर की दूरी पे, हो सकता है किसी के घर से स्कूल दूर हो 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहाँ पे आपको डिस्टेंस लेना है, क्योंकि स्पीड दे रखी है। मान लो कि ये तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट पाथ बताया, आप पहले अपने घर से ऐसे निकलते हो, फिर इस साइड किसी गली में जाते हो, फिर ऐसे चलते हो, फिर ऐसे कोई और गली में जाते हो, फिर कोई तिरछी गली है, फिर आप ऐसे वापस ऐसे टर्न लेते हो, फिर ऐसे गलियों से होकर आप अपने स्कूल में जा रहे हो। तो आपको बोल दिया गया कि आप 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, ये जो आपने पाथ फॉलो किया है ये आपका डिस्टेंस होगा, आप कितनी दूरी पर चले, और आपको डिस्टेंस की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो वहाँ से फिर आप टाइम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आप डिस्टेंस रखोगे जितनी दूरी पे आपका स्कूल या घर है, आप डायरेक्ट ये वाला पाथ नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि आपको स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी नहीं दे रखी, एवरेज स्पीड दे रखी है। अगर वेलोसिटी की बात की जाए कि वेलोसिटी दे रखी हो इतनी 4 किलोमीटर पर आवर, तो आप डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आपका घर इनिशियल पोजीशन हो जाएगा और स्कूल आपका फाइनल पोजीशन। तो उस केस में आप टाइम कैलकुलेट करोगे। तो ये है हमारी पहली एक्टिविटी। आप देखिए कि आपके घर से स्कूल कितनी दूरी पे, आप क्या पाथ फॉलो करके जाते हो। आप अलग अलग रास्ते से जा सकते हो, तो आप देखिए आप किस रास्ते से जा रहे हो, वो कितनी दूरी पे पड़ेगा। और आपको स्पीड दे दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है कि आप अपने घर से स्कूल कितने टाइम में पहुंच जाएंगे। आई थिंक अब आप सभी ये एक्टिविटी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में पूछा हुआ है, At a time when it is cloudy, there may be frequent thunder and lightning. The sound of the thunder takes some time to reach you after you see the lightning. तो इसमें ये एक्टिविटी में बेसिकली क्या कहा गया है कि मौसम बहुत ही ख़राब है,
मान लो मौसम बहुत ही ख़राब है, बादल गरज रहे हैं, लाइट चमक रही है, मतलब बिजली कड़क रही है। आपने देखा भी होगा, तूफ़ान आता है, मौसम ख़राब होता है, तब बादल गरजते हैं और बिजली की हमें कड़क सुनाई देती है। तो इसमें पूछा गया है कि आपको कई बार आपने ये सुना भी होगा कि बोलते हैं कि वहाँ पे बिजली गिर गई और वो हमें चमक पहले दिखाई देती है और फिर बोलते हैं कि गिरते टाइम तो कुछ पता नहीं चलता, वो फिर एकदम से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और बोलते हैं अब उठ रही है। इसका मतलब आवाज़ हमें बाद में सुनाई दे रही है और वो गिर जाती है बिजली, तो बोल रहे हैं कि बिजली गिर गई। कोई मतलब पौधा, पेड़ वगैरह जो होते हैं वो जल जाते हैं। कहते हैं कि गिरते टाइम पता नहीं चलता, उठते टाइम पता चलता, बहुत ज़ोर की आवाज़ आती। तो वो उठती कुछ नहीं है, उसमें बेसिकली क्या है, एक तो हमारे पास लाइट होती है, लाइट हमें जो दिखेगी, हमें जो चमक दिखती है, आवाज़ सुनाई देती है, मतलब साउंड होती है हमारे पास। तो जो लाइट होती है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। मान लो यहाँ पे कोई पेड़ है, बेसिकली बिजली चमक रही है, वो बिजली कड़क रही है, वो क्या है, एक लाइटनिंग हमें दिखाई दे रही है। तो वो मान लो इस पेड़ पे बोल रहे हैं कि बिजली गिर गई, तो इस पे गिर गई, तो हमें एक लाइटनिंग से दिखाई देगी, एक चमक दिखाई देगी। तो ये लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड होती है। और बाद में बोलते हैं कि अब उठी है, तो वो उठती कुछ नहीं है, वो साउंड वेव वहाँ तक पहुँचती है, हमारे कानों तक पहुँचती है। उसकी इसके साउंड वेव की स्पीड कम होती है लाइट के कंपैरिजन में। साउंड की स्पीड कम होती है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए हमें वो चमक पहले दिखाई दे जाती है, और साउंड की स्पीड कम होती है इसलिए हमारे कानों तक आवाज़ बाद में पहुंचती है। बाकी बिजली उठती नहीं है। वो बोलते हैं कि अब उठ रही है, तो बिजली उठती नहीं है। तो उसमें हमें आवाज़ बाद में क्यों सुनाई देती है, उसका रीज़न यही है कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी स्पीड एज़ कंपैरिजन ऑफ द लाइट वेव हम स्लो होती है, इसीलिए हमारी आंखों तक लाइट पहले पहुंच जाती है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, और साउंड हमारे कानों तक बाद में पहुंचती है क्योंकि उसकी स्पीड कम है। इसलिए हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक्टिविटी आपको इसमें यही दे रखी है कि आप एक स्टॉप वॉच लो, आप उसमें देखो, तो उसके लिए भाई मौसम ख़राब होगा तभी देख पाओगे। कर लेना कभी एक्सपेरिमेंट, अगर ऐसा कुछ हो तो स्टॉप वॉच से आप चाहे देख लेना, नोटिस कर लेना, चाहे आपको चमक पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में आती है। क्यों? क्योंकि साउंड वेव की स्पीड कम होती है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं हम इसमें क्या दिए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिस्टिंग्विश मतलब स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस बताने हैं। ये हम पहले लेक्चर्स में स्पीड और वेलोसिटी नाम से जो लेक्चर है आप उसमें देख सकते हो, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपको एक बार ओरली मैं बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या लिखना है। तो स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को चेंज करना हो तब हमारे पास सिर्फ एक तरीका है, हम उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें तभी हमारी स्पीड चेंज होगी। लेकिन वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें, हम उसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं तब भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी कब कब चेंज होती है? या तो हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों, तो वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाएगी। ये कुछ डिफरेंस आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। पूछा हुआ है कि पहले ये देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्प्लेसमेंट को मैं डी डैश से डिनोट कर देती हूँ या फिर D1 से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होगी? सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, वेलोसिटी और स्पीड के। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर दी इसने तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा,
चाहे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। वेलोसिटी, स्पीड के केस में तो हम डायरेक्शन डिस्कस करते ही नहीं क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के केस में हम डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी इसने बोल दिया कि हमें क्या देखना है, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, हमें उसके डायरेक्शन नहीं लेनी। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके मैग्नीट्यूड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, अब यहाँ पे वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएंगे। जो हमने एग्जांपल लिया था स्कूल से घर का, मान लो इस पोजीशन से हमें इस पोजीशन पे जाना है, आप ऐसे ऐसे गलियों से होकर गए, कुछ आपने ऐसे रैंडम पाथ फॉलो किया और आप यहाँ तक पहुँच गए। तो उस केस में आपका कुछ ये डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी और स्पीड में देखिए, अब मैं कहूँ कि आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, आपको टाइम लगा मान लो 30 सेकंड का, और आपने ये वाला पाथ फॉलो किया। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो उसमें क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये होगा, फाइनल पॉइंट ये होगा। टाइम तो उस केस में भी आप क्या कहोगे, 30 सेकंड ही लगा, लेकिन आप ये डिस्टेंस नहीं देखोगे। उस केस में आप क्या सिंपल एक डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर दोगे, एक है शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। टाइम दोनों ही केस में हमारे पास सेम रह रहा है, तो टाइम से तो मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं आ रहा, इनको तो हमें नहीं देखना। फिर अब चीज़ क्या बच गई है, तो दोनों में सेम ही है। अब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों बराबर हो जाएं तो क्या ये दोनों वैल्यूज़ भी बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि ये तो बराबर है, ये इनकी तो दोनों में मान लो मैंने 30 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 30 सेकंड यहाँ पे रख दिया और 30 सेकंड यहाँ पे रख दिया। अगर ये दोनों डी वाले टर्म्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी का। और वो कब हो सकता है, देखिए अगर आप ये बात फॉलो कर रहे हो तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, या फिर आप किसी और रैंडम पाथ से जा रहे हो तो हमेशा आपका डिस्टेंस जो है वो बड़ा मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट से। तो ऐसा कब होगा कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, जब डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाए शॉर्टेस्ट पाथ के, यानी कि जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करो, आप सीधा जा रहे हो। तो अब देखिए आपने बिल्कुल ये वाला शॉर्टकट लिया है, आप बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे यहाँ पे स्कूल तक पहुँच गए। तो अब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है और इसी पाथ से होकर आप गए और डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी यही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो D1 हमने लिया है इसका मैग्नीट्यूड और जो D है ये दोनों बराबर आ गए। तो ये दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब बराबर हो जाएं तब स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। और दोनों बराबर किस केस में होंगे, जब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगा। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम कह चुके हैं, हम स्टार्टिंग से डिस्कशन क्या कर रहे हैं, सिर्फ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की, अभी तक हमने बाकी मोशंस की डिस्कशन नहीं की है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिस केस में बराबर होंगे उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड द स्पीड दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। इसमें आप कंसिडर करो, इसमें पूछा हुआ कि ओडोमीटर जो होता है व्हीकल्स में वो क्या मेज़रमेंट करता है। मान लो आपके पास एक बाइक है, बाइक पे क्या होते हैं, दो मेजरमेंट डिवाइस लगे होते हैं, ऐसे डिब्बे दो होते हैं। एक पे तो वो क्या होता है, स्पीड बताता है जिसको हम स्पीडोमीटर बोल देते हैं। एक जो ओडोमीटर होता है वो उसमें डिस्टेंस बताता है या डिस्प्लेसमेंट, वो देखना है हमें। अब मान लो स्पीडोमीटर तो स्पीड बताएगा कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, कभी 30 की स्पीड बताएगा, कभी 40 की, वो तो आपको पता ही है। ओडोमीटर में देखिए, मान लो कि आपने नई बाइक ली है, बिल्कुल नई, आप अपने घर से उसको 3-4 किलोमीटर तक घुमाया कर, मतलब चक्कर राउंड लगवा कर वापस अपने घर आ गए। मान लो आप टोटल 10 किलोमीटर आप घर से दूर गए और 10 किलोमीटर वापस उसी रास्ते से आ गए, तो आपने कितना 20 किलोमीटर का डिस्टेंस से ट्रैवल किया ना, लेकिन आप वापस अपने घर पे ही आ गए। 10 किलोमीटर तक जाने का और 10 किलोमीटर आने का, लेकिन आ गए आप वापस अपने घर पे ही।
तो आपका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ए, आप घूम फिर के वहीं आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा 20 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर आप गए और 10 किलोमीटर वापस आए। तो आपका जो ओडोमीटर होगा वो क्या रीडिंग शो करेगा, क्या वो ये कहेगा, क्या वो डिस्प्लेसमेंट मेजर करेगा कि आपने आज कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया, नहीं, उसमें रीडिंग आएगी 20 किलोमीटर दिखाएगा वो कहेगा कि आज आपकी बाइक 20 किलोमीटर तक चल चुकी है, 20 किलोमीटर की दूरी आपने तय कर दी। मान लो नेक्स्ट डे आप फिर उसी पॉइंट पे गए 10 किलोमीटर तक और वापस आए, तो ये रीडिंग 20 से चेंज होकर कितनी हो जाएगी 40। वो कहेगा आपने आज तक ये बाइक जो है वो 40 किलोमीटर तक चल चुकी है। यानी कि जो ओडोमीटर है वो अपना डिस्टेंस बताता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। वो ये नहीं देखता कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक पहुंच गया, वो बस पाथ कितना फॉलो किया है, कितना पाथ ये बाइक ट्रैवल कर चुकी है, कितनी दूरी तय कर चुकी है, वो यही बताता है। कई बार बाइक खरीदते हैं या बेचते हैं, सेकंड हैंड बाइक होती है, उनके लिए नहीं बोलते इतने किलोमीटर तक ये बाइक चल चुकी है अभी, तो वो क्या, वो ओडोमीटर ही बताता है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता रहता है, वो आपको बताता रहता है कितने किलोमीटर तक कोई पर्टिकुलर बाइक चल चुकी है। क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक कोई स्पेसशिप है यहाँ पे, मान लो इस तरीके से कोई स्पेसशिप है और यहाँ पे हमारी अर्थ है, ये ग्राउंड स्टेट है। एक सिग्नल आया इस स्पेसशिप से और उसको अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लग गया, कितना दिया हुआ है 5 मिनट, 5 मिनट का इसको टाइम लग गया अर्थ तक पहुंचने में। तो अब देखिए, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। हमें ये बताना है कि ग्राउंड से उसका कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है कि ग्राउंड से वो कितनी ऊंचाई पे है। और क्या दिया हुआ आपको, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको इसकी स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है कि ये 5 मिनट में पहुंच गया। तो आपको ये हाइट बतानी है, ये बताना है कि कितनी दूरी पे है अर्थ से, ग्राउंड स्टेट से। तो अब पहली बात तो स्पीड दे रखी है आपको, टाइम दे रखा है कितना 5 मिनट्स, आपको कैलकुलेट क्या करना है डिस्टेंस। आप बड़ी ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब यहाँ से आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आप फॉर्मूला लगाओगे और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको, क्या कि यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकेंड में, टाइम आपको यहाँ पे मिनट्स में दे रखा है। या तो आपको इसको मीटर पर मिनट में बनाओ, मीटर पर मिनट में चेंज करो, या फिर इसको चेंज करो सेकंड में। टाइम अगर यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है तो इसको भी आप चेंज कर लो सेकंड में। मतलब हर एक जगह पे एक कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी की यूनिट सेम रहनी चाहिए। या फिर यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आप इसको मिनट में बना दो। तो ये सेकंड जो है, सेकंड जो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है सेकंड। तो इससे अच्छा, ये तो सेकंड में है ही, इससे अच्छा हम स्टैंडर्ड में कैलकुलेट करना हम ज़्यादा पसंद करेंगे। तो हम 5 मिनट्स को चेंज कर लेते हैं सेकंड में। तो देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं भाई 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो, इतने सेकंड, यानी कि 300 सेकंड, 300 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम आप 5 मिनट बराबर किसके हैं, 300 सेकंड की। अब ये फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेट कर लो। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, v मल्टीप्लाई बाई टी करना है। v की वैल्यू ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 300। और ये आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा, आई थिंक 9 × 10⁻10 मीटर ये डिस्टेंस आएगा, मीटर में आ जाएगा ये। और हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ये था, बिल्कुल सिंपल है। बस यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है
कि हर जगह पे कोई एक क्वांटिटी की यूनिट आप सेम रखो। यूनिट्स का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल आसान है। आगे देखिए, आगे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये मैं चाहती हूँ आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, वो आपको पर्टिकुलर एग्जांपल करवा दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप इनको खुद से करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा और आई थिंक समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि सोल्ड एग्जांपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और फिर भी अगर ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए क्या दी हुई, एक्सेलरेशन की एक्टिविटी है। इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस ए रेंज ऑफ मोशन इन विच, डस्टर कहाँ गया, एक सेकेंड रुको भी, पहले इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस ए रेंज ऑफ मोशंस इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, acceleration is against the direction of motion, acceleration is uniform, acceleration is non-uniform. Can you identify one example each of the above type of motion? ये हर एक टाइप के मोशन के एग्जाम्पल देने हैं हमें। पहला मोशन क्या दिया हुआ है, acceleration is in the direction of motion। तो कुछ सोचो भाई, कोई ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे acceleration in direction of motion हो। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, मोशन की डायरेक्शन में हो। पहले तो ये देखो कि एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। डायरेक्शन, मोशन के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो वो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है कुछ ना कुछ। तो ऐसा कोई एग्जांपल सोचिए रियल लाइफ में आपके आसपास कुछ जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही हो, एक्सेलरेशन बढ़ रही हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, ये पूछा हुआ है इसमें। तो सोचो भाई ऐसा कुछ एग्जांपल, सोचो सोचो, फिर मुझे तो बताना ही है। सोच लिया, वेरी गुड। चलिए अब मैं बताती हूँ एक एग्जांपल आपको। कंसिडर करो कि आप एक गाड़ी में मूव कर रहे हो, आपने बिल्कुल पहले गाड़ी रेस्ट में थी, आपने उसको स्टार्ट किया, एक्सेलरेटर दबाया, वो मोशन में आ गई। तो रेस्ट से जब वो मोशन में आई, पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो, अब मोशन में आ गई, यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई, और आप एक्सेलरेटर पे पाँव रखे हुए हो और लगातार एक्सेलरेटर को प्रेस कर रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी, आपकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और वो होगा एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि वो स्पीड वेलोसिटी को बढ़ा रही है। यानी कि जब भी आप कोई गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हो, बाइक है मान लो, बोला रेस दे दो, तो वो स्पीड जब बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तब हम वो एग्जांपल हो जाएगा एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यही होगा। और नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या है, यही है ना, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या है, मतलब मोशन इस डायरेक्शन में है मान लो, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होती है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब स्पीड जहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही हो। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा एग्जांपल देना है कि जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो। तो सोचो भाई ऐसा कुछ भी एग्जांपल, सभी ने सोच लिया। जब हम गाड़ी हमारी चल रही होती है और हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वो क्या है, धीरे धीरे रेस्ट में आ जाती है। तो स्पीड वेलोसिटी उसकी पहले कुछ ना कुछ थी, बाद में डिक्रीज़ होकर 0 तक पहुंच गई। मान लो पहले 20 किलोमीटर पर आवर थी, आपने ब्रेक लगाए, 0 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। एक्सेलरेशन क्या, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। एक्सेलरेशन क्या लग रही है उसमें, नेगेटिव।
तो ये है हो गया एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल भी। थर्ड एक बार रुको, पहले फोर्थ देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कोई एग्जाम्पल देखो भाई। अब इसका सोचो कुछ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। हाँ, सोच लिया सभी ने, बिल्कुल सही सोचा है। कुछ भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल तो। अब जैसे कि मैं मूव कर रही हूँ, ऐसे कभी मैं फटाफट से इधर आ जाती हूँ तो कभी मैं धीरे धीरे आ रही हूँ, कभी मेरी स्पीड कम हो रही है तो कभी ज़्यादा हो रही है, कभी मतलब कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। कभी मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रही है तो कभी नेगेटिव हो रही है, मैग्नीट्यूड का भी चेंज हो रहा है, कभी कुछ है तो कभी कुछ मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का। तो कुछ भी आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, वो नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन है के लिए जहाँ पे भी एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट ना हो, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, वो आप इसमें लिख सकते हो। एक और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका एग्जांपल सोचो भी आप सभी। 2 मिनट का टाइम है, सोचो आराम से, वीडियो को पॉज करके सोचो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या एग्जांपल होगा? जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। किसी ने बोला मैम कि वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, तो बच्चे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हुई। मुझे एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल बताइए आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कोई, जहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। एवरीडे लाइफ में कोई एग्जांपल कहीं आसपास कुछ ऐसा देखा हो जो जहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो? सोचो सोचो, सोच लिया सभी ने? चलिए पॉज करके सोच लेना आप, मैं बता रही हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, किस वजह से गिरती है? बोला जाए उस पर ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है हर एक ऑब्जेक्ट पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन लगती है सभी ऑब्जेक्ट्स पे वो बराबर लगती है। कितनी लगती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। इस एक्सेलरेशन से जो इस मतलब उसके मास के अकॉर्डिंग इस एक्सेलरेशन से अर्थ जो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। अब मान लो फ्री फॉल की कंडीशन हो, मैंने ये चौक गिराया, मान लो फ्री फॉल है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ ये नीचे गया तो किस वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उस पर क्या लगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो क्या होगी? हर एक पॉइंट पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब तक इस पे चौक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तब तक इस पे एक्सेलरेशन कितनी होगी? यही होगी। अब मान लो मैं इसको धागे से बांध के फिर लटकाऊं, फिर इसको गिराना चाहूँ तो धागे का कुछ उस पर फोर्स लगेगा जिससे कि एक्सेलरेशन ओवरऑल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमारे पास हमेशा यही लगती है। तो फ्री फॉल की कंडीशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करे, फ्री फॉल यानी कि आपने जस्ट छोड़ दिया, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जा रहा, आपने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो फ्री फॉल की कंडीशन में हमेशा एक्सेलरेशन लगती है ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चेंज नहीं होती। ऑब्जेक्ट जब ये मैंने मान लो इसको छोड़ा, जब यहाँ से छोड़ा, मान लो जब ये इस पोजीशन पे है तब, और जब इस पोजीशन पे छोड़ रखा है मैंने मान लो, फिर ये ऐसे इस पोजीशन पे आएगा तब भी इस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगी। नीचे आ गया तब भी उतनी एक्सेलरेशन लगेगी, नीचे आया और नीचे गया, हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू यही रहेगी, और इसको हम जी से भी डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो फ्री फॉल, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तब उस केस में क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगी, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाली है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलिए यहाँ तक हो गया अपना डिस्कशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो आप खुद से देख लेना, मैं इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो करवा रही हूँ आपको। When you will say a body is in uniform acceleration और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
मतलब इन्होंने पूछा है कि हम कब कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यहाँ पे सिंपली आपको डेफिनेशन लिखनी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहेंगे? जब उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन उसकी चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है विद कांस्टेंट रेट। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रही, वो किसी रैंडम रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस है, कोई भी वो मोशन में है, मान लो ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो पहले उसकी स्पीड थी इनिशियल, यू से डिनोट कर लेते हैं स्पीड, चलो इनिशियल स्पीड को आई से डिनोट कर लो आप, ये पोजीशन के लिए था, चलो यू से डिनोट कर लो। पहले उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, अब उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या बताना है, ये चेंज जो हुआ 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की स्पीड अटेन करने में, मान लो ऐसे मोशन में थी, 80 किलोमीटर की स्पीड थी और फिर एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिए, 60 किलोमीटर की स्पीड आ गई, तो इस चेंज के दौरान, इस चेंज में कितना टाइम लगा वो टाइम दे रखा है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर स्पीड 80 किलोमीटर से चेंज होकर 60 किलोमीटर हो गई। तो हमें इसमें एक्सेलरेशन बताना है कि बस में कितनी एक्सेलरेशन हुई। पहली बात, बस की स्पीड पहले 80 थी, बाद में 60 हुई, यानी कि बस की स्पीड डिक्रीज़ हुई। तो आप साफ साफ देख रहे हो 80 से 60 हो गई, यानी कि कम हो गई। तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आने वाली है, नेगेटिव आएगी एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड हमारी डिक्रीज़ हो गई। और नेगेटिव आ रही, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, ये रहेगा अपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम दिया हुआ 5 सेकंड और ये जो स्पीड में दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करो, किलोमीटर का आप किलोमीटर छोड़ सकते हो, सिर्फ आप आवर में दिया हुआ है इसको आप सेकंड में चेंज कर लो। लेकिन किलोमीटर भी क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है ना, किलोमीटर को भी आप मीटर में चेंज कर लो, इसको किलोमीटर पर आवर की बजाय आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो वो देखिए कैसे चेंज करेंगे, इस एक को मैं करके बता देती हूँ, सेकंड वाला आप खुद से कर लेना। यू अपने को दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये किलोमीटर में है, इसको अगर मैं मीटर में लिखना चाहूँ तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं या 100 होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आई थिंक 1000। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो ये 60 मिनट हो गया। मिनट में नहीं, मुझे सेकंड में चाहिए, तो यहाँ पे 1 मिनट है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, क्या आ जाएगी, एक बार और कैंसिल कर लो इसको, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आपकी स्पीड आ गई। आप इसको और फर्दर डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, वो आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपको ये वेलोसिटी वाला चेंज करना है, वेलोसिटी को भी आप, ये जो फाइनल स्पीड है इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, और ये भी मीटर पर सेकंड में और ये भी सेकंड में दिया हुआ है। फिर इनके वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करो और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, जो किस में आएगी उसकी यूनिट फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है,
ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। पहली बात तो हमें ये देखा कि 10 मिनट टाइम दिया हुआ है कि वो स्टार्ट होने के उसने फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है अपनी वी फाइनल स्पीड बोल दो चाहे, फाइनल स्पीड उसने अटेन कर ली 40 किलोमीटर पर आवर की। इनिशियल क्या होगी अब, जो हम यू से डिनोट कर रहे थे, इनिशियल क्या होगी, उसने कहा कि एक रेलवे स्टेशन से उसने स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चली और इतने मिनट बाद 10 मिनट बाद इतनी स्पीड उसकी हो गई। तो जब रेलवे स्टेशन से उसने स्टार्ट किया, इसका मतलब वो रेस्ट में थी, रुकी हुई थी, फिर उसने स्टार्ट किया, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाहे आप इसको मीटर पर सेकंड में लिख दो, फिर भी ये 0 ही रहने वाली है, ये चेंज नहीं होगी। तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। पहले आप वही करेंगे, इस टाइम को आप सेकंड में चेंज करो। स्टैंडर्ड यूनिट में आप लगभग कोशिश किया करो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो 10 मिनट में कितने सेकंड आ जाएंगे, 600 सेकंड। 10 मिनट में 600 सेकंड आ जाएंगे ना। और इसी तरीके से किलोमीटर पर आवर का भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको चेंज करना है। आप इसको भी चेंज करो मीटर पर सेकंड में, और फिर आप एक्सेलरेशन निकालोगे किस तरीके से, जो वी फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, और आपके पास एक्सेलरेशन फिर किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।